Hello aspirants. So in today's class, we are going to take the topic from 13th of April to 27th of April का पूरा करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये जो आपका पीडीएफ है, ये मटेरियल आपको मिलेगा कहाँ? ये पीडीएफ मटेरियल मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर में जाइए और नेक्सस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल दूंगा, वो वहाँ से आप लोग उस लिंक से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.nexusiasacademy.in। ठीक है, तो इसमें आप लोग जाएंगे और यहाँ से आप लोगों को ये एप्लीकेशन का डाउनलोड नाउ लिंक भी मिल जाएगा। साथ में अभी हमारे 2 कोर्सेज लॉन्च्ड हैं। देखिए, एग्जामिनेशन काफ़ी सारे इस साल पाइपलाइन में हैं। आप लोग को सीजीजीएस में कोई भी दिक्कत हो रही है, सीजीजीएस में कोई भी दिक्कत हो रही है, रादर इट भी मटेरियल की इंग्लिश में मटेरियल नहीं मिल रहा है, क्लासेज इंग्लिश में नहीं मिल रही है, सब हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ 2995 में ये अवेलेबल है फिलहाल। यू कैन परचेज पूरा सीजीजीएस फॉर एनी ऑफ द पर्टिकुलर एग्जाम जो आप फाइट कर रहे हैं। और इंडिया जीएस और सीजीजीएस का अभी एक बैच चल ही रहा है, एंड नेक्स्ट बैच वी आर गोइंग टू लॉन्च इन सब डे। ठीक है, ऑल्सो वी आर गोइंग टू लॉन्च द टेस्ट सीरीज इन जुलाई 6 जुलाई से हमारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च है। आप लोग उसको भी कंसिडर कर सकते हैं लेना, सीजीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। लेट अस स्टार्ट द क्लास टुडेज क्लास। सबसे पहला न्यूज़ आर्टिकल आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दैट न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड टू सिमलीपाल। अब सिमलीपाल है क्या? ये न्यूज़ आर्टिकल है सिमलीपाल डिक्लेयर्ड एज 107th नेशनल पार्क। तो यहाँ समझिए, जो जो इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन भी करते रहेंगे। सिमलीपाल एक नेशनल पार्क, अभी जो उड़ीसा का गवर्नमेंट है, सबसे पहले पता होना चाहिए उड़ीसा में एक ही नेशनल पार्क इसके पहले हुआ करता था, वो था भीतरकनिका नेशनल पार्क। और इंडिया में उस पर्टिकुलर टाइम तक 106 नेशनल पार्क हुआ करते थे। अभी उड़ीसा की गवर्नमेंट ने सिमलीपाल को, ये सेंचुरी हुआ करता था, अभी इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया है। क्या कर दिया गया है? नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन में क्या आएगा कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? पहला क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए इट इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। ठीक है, ये कौन से नंबर का नेशनल पार्क है? 107th। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं? तो इंडिया में 107 नेशनल पार्क हैं। वाई द फॉरेस्ट आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क? एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, राइज हो रहा होगा। देखिए, द बेसिक रीजन वाई द फॉरेस्ट आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इज दिस, कि जो जब फॉरेस्ट रहते हैं तो वहाँ कंजर्वेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता, वहाँ पे अपटेक बहुत अच्छा नहीं हो पाता, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की समस्या आ सकती है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा है, फौना है वहाँ का, उसको हार्म करते हैं लोकल लोग या कोई भी जो पोचर्स हैं और इन लोग होते हैं। तो उन सबको बचाने के लिए और हमारे वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे से रिजुविनेट करने के लिए, हमारे फ्लोरा और फौना को बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2023 तक 106 था, अब कोई भी पूछेगा आपके दिमाग में 107 आना चाहिए। इसके पहले मैंने बताया आपको भीतरकनिका सिर्फ इकलौता था, अब उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हो गए हैं। टोटल कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? 2 नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल पार्क, अभी जो न्यूज में था आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दैट इज स्टेट कैपिटल रीजन टू बी डेवलप्ड इन छत्तीसगढ़। जैसे हम लोग बोलते हैं ना दिल्ली एनसीआर, क्या बोलते हैं? दिल्ली एनसीआर, ये होता है क्या? नेशनल कैपिटल रीजन। वैसे ही उसी के तर्ज पे स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे बेसिकली समझिए कि जो डेवलपमेंट है इस नेशनल, जैसे ये रायपुर है, ठीक है, रायपुर, अब रायपुर के पास में यहाँ नवा रायपुर है, नवा रायपुर, ठीक है, ये रायपुर हो गया, और यहाँ भिलाई है इससे जुड़ा हुआ, और ये दुर्ग है आपका। ठीक है, तो ये 3 जगहों को, नया रायपुर, रायपुर और भिलाई को, तीनों को एक नेशनल कैपिटल रीजन के टाइप डेवलप किया जाएगा। रीजन बीइंग कि देखिए, जैसे जैसे कैपिटल बड़ा होता है तो वहां पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जाता है। क्या होता है? पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जाता है। अब डेवलपमेंट होगा, नए इंडस्ट्रीज आएंगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, इससे कोई खराबी नहीं है। तो आप देखते हैं जो एक्सटेंडेड इलाके होते हैं, जो आउटर इलाके होते हैं, या देखिए 2 सिटीज कभी भी होती है ना, एक ये रायपुर है, ये भिलाई है, बीच में आपको थोड़ा सा गैप एरिया दिखेगा, तब दूसरी सिटी चालू होती है। वैसे ही दुर्ग और भिलाई है तो वो तो ट्विन सिटी है। इन दोनों का जैसे एग्जांपल लेते हैं, रायपुर और दुर्ग भिलाई के बीच में आपको थोड़ा सा गैप एरिया मिलेगा। अब जब इसको नेशनल कैपिटल रीजन कर देंगे तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें नहीं होंगी, यहाँ पे डेवलपमेंट रोड्स का बहुत अच्छे से होने लगेगा। उससे क्या होगा? आपका ये अर्बनाइजेशन जो है पूरा का पूरा एक ऐसा
अच्छे से फैलेगा, ठीक है। ये एक ही जगह पे एग्लोमेरेटेड नहीं होगा, एक ही जगह पे नहीं होगा। तो इसको नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पे स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है। क्वेश्चन बनता है किसकी तर्ज पे, एनसीआर की। प्रीलिम्स में या कहीं भी पूछ सकता है किसी भी में, कौन कौन सी जगहें हैं, तो नवा रायपुर, रायपुर और भिलाई तीनों आंसर आ जाएगा यहाँ चौथा, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव टिक कर देना, नवा रायपुर भी है और भिलाई, इन तीनों को ही मिला के क्या बनाया जा रहा है, SCR, ठीक है। SCR इज गेटिंग डेवलप्ड। 5 करोड़ रुपए अभी एलोकेट किए गए हैं, इसमें इनिशियल एलोकेशन दिया गया है कि थोड़ा सा रिसर्च करिए, सर्वे वर्वे करिए कैसे इसको डेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए 5 करोड़ रुपए क्या किया गया है कि जो रायपुर है आपका और दुर्ग है, क्या है, रायपुर और दुर्ग दो सिटी हैं और बीच में पड़ता है भिलाई, तो ये रायपुर से दुर्ग तक का एक मेट्रो लाइन बनाने की बात की जा रही है। जैसे मेट्रो हमको देखने को मिलता है दिल्ली में, वैसे ही मेट्रो बनाने की बात की जा रही है। इसके लिए सर्वे किया जाएगा बिटवीन रायपुर एंड दुर्ग, ठीक है। तो ये आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू पीएम सूर्य घर मॉडल सोलार विलेज स्कीम। ये क्या है, पीएम सूर्य घर मॉडल सोलार विलेज स्कीम, ठीक है। तो ये एक्चुअल में स्कीम आपका जो है मॉडल सोलार विलेजेस डेवलप करना है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, अब दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर है, कोरबा है, वैसे 33 डिस्ट्रिक्ट है पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में। तो जैसे दुर्ग है या रायपुर है, तो वहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रूरल इलाके में एक विलेज को ऐसा डेवलप करना है, एक विलेज को ऐसा डेवलप करना है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज को जिसमें मॉडल सोलार विलेज टाइप का रहे। लोग वो जाएं बोले अरे भाई साहब इस विलेज में इतना ताबड़तोड़ टाइप से सोलार डेवलपमेंट है, इनको देखो बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता, सरकार को बिजली वापस बेचते भी हैं, पैसा भी कमाते हैं। इसके साथ साथ आप डेवलपमेंट देख रहे हो इनका, इनके घर में कभी भी बत्ती गुल नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों से क्या होगा, एक जब सोलार विलेज हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप होगा मॉडल, तो और सारे जगह वो पेनिट्रेट करेगा एज अ मॉडल विलेज और सब लोग और इसके और सोलार एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की ओर जाते जाएंगे। इसके लिए अभी इनिशियली 33 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है और द रीजन इज टू प्रमोट यूज ऑफ सोलार एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। वैसे भी आपको पता है कि जैसे ही सोलार एनर्जी हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्स की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उसका मेन कारण है हमारे एनवायरमेंट को हमको कंजर्व करना है। देखिए अभी फिलहाल हमारे देश में, भारत देश में, हमारे यहाँ बिजली हमको कहाँ से मिलती है, तो हमारे देश में हमको बिजली मिलती है कोयला से मेजॉरिटी और उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक से। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक इज गुड, ये तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम हमका प्रोडक्शन किससे होता है, तो कोल से ही हमारे यहाँ प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। तो इससे क्या होगा, सोलार जैसे जैसे डेवलप होगा हर विलेज में, तो क्या होगा, कोयले के ऊपर हमारी निर्भरता कम होती जाएगी, सोलार पे बढ़ेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन होगा और एनवायरमेंट हमारा सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये होगा, इससे और क्या होगा, एक विलेज अपने सेल्फ रिलायंट भी होते जाएंगे, बिजली बिजली बत्ती बत्ती गुल नहीं होगी। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर न्यू स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क इन छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, ये जो नोट्स हमने बनाया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इस नोट्स में हमने क्यों है, कहाँ है, कैसे है, व्हाई इट इज इन न्यूज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, सब डाला। ये प्रीलिम्स मेंस सबके लिए आपके काम आएगा। ये वो चिट्ठा नहीं है जो 10 20 25 पन्ने का बस आता है एक पुस्तक और उसको पढ़ लें और निकल जाए पेपर। पेपर निकालने के लिए आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल करा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जाइए और सब जितने भी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों के साथ इसको स्प्रेड कीजिए। क्लासेस अच्छी लग रही है लाइक एंड कमेंट कीजिए, ठीक है। हमको सपोर्ट मिलता है तो वी गेट मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइज, ठीक है। तो इससे आप जो भी आपके दोस्त हैं उनको बोलिए कि एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां से मटेरियल डाउनलोड करिए, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लग रहा है इसमें। पढ़िए अच्छे से, करंट अफेयर आप साल भर पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, आखिरी में बर्डन नहीं लगेगा, आखिरी में एक करंट अफेयर सब्जेक्ट नहीं बन जाएगा। हर एस्पिरेंट यही गलती करता है, करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट बना लेता है एग्जाम के 2 महीना पहले। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये करंट अफेयर है। आपके पिताश्री अखबार पढ़ते हैं वही है ये, ठीक है। करंट अफेयर को ऐसे ही लेना है कि अखबार है भैया, हफ्ते में एक दिन वीडियो देख लो और ये अखबार को पढ़ लो, 15 एक पन्ने का जो अखबार मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। इतना ही पढ़ना है आपको, डेली अखबार नहीं पढ़ना है। तो चलो चलते हैं फिर वापस से क्लास की ओर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 न्यू स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क इन छत्तीसगढ़। देखो इंडस्ट्रियल पार्क का मेन रीजन क्या होता है ये समझ लो पहले। इंडस्ट्रियल पार्क कोई भी एक एरिया को डेजिग्नेट किया जाता है एज अ इंडस्ट्रियल पार्क, और एक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। एक ऐसी पर्टिकुलर चीज जैसे क्या मेटल पार्क हो गया, एपरेल पार्क हो गया, जहां मेटल पार्क है वहां मेटल की चीजों को इंपेटस दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल पार्क में
हर वो चीजें दी जाएंगी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा मेटल इंडस्ट्री के लिए। एपरल पार्क है, कपड़ा बना रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल पार्क जो रहेगा, एपरल पार्क रहेगा, वहां पे हर चीज जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पानी लग रहा है, डाई लग रहा है, हीटर लग रहा है, कुछ हाई इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, तो वैसी इनको चीजें अवेलेबल कराती है गवर्नमेंट। तो ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल पार्क इसलिए बनाया जाता है। अभी 2 स्मॉल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए और दो 4 टोटल स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए। नया रायपुर में है और 2 राजनांदगांव में। एकदम अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में दिखेगा। नवा रायपुर, राजनांदगांव, ठीक है। इन्वेस्टमेंट याद मत रखो, ये याद रखो कहाँ कहाँ है। राजनांदगांव में, पटेवा में है। कहाँ है? एकदम अच्छे से लिख लो, पटेवा। पटेवा में है राजनांदगांव में। और ये किससे रिलेटेड है? तो सीधा पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ डेवलप हुआ है। 4 ठोक नीचे ऑप्शन, तो पटेवा राजनांदगांव ट्रिक करना है आपको, राजनांदगांव, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं मोबाइल में और जो भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें होती हैं, पीसीबी ईसीबी वाली, वो सारी चीजें यहाँ बनाई जाएंगी। इसके बाद सेकंड है बिजतेला। बिजतेला, बिजेतला बोलते हैं इसको, बिजेतला, ठीक है। ये राजनांदगांव में ही है और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहाँ भी लगाया जा रहा है, ठीक है। इसको छोड़ दो, कॉस्ट वॉस्ट को मत समझो अभी, ठीक है। तो 2 है, आपको याद रखना है, जगह का नाम पटेवा और बिजेतला। और आपका जो पटेवा है वहां इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है और यहाँ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है। 2 मैंने बोले नवा रायपुर में है। एक है आपका रेडीमेड गारमेंट पार्क। रेडीमेड गारमेंट मतलब जो रेडीमेड कपड़ा लेने जाते हो दुकान में, वही रेडीमेड गारमेंट पार्क है आपका एक नया रायपुर में। और फर्नीचर, जो आपके घर में मैं कुर्सी में बैठा हूं लकड़ी की, वैसे ही लकड़ी की कुर्सी आपके यहाँ भी होंगी, तो फर्नीचर क्लस्टर है, यहाँ फर्नीचर बनाए जाएंगे। तो देखिए, एक एक स्पेसिफिक पार्क होते हैं, सब डेजिग्नेटेड होते हैं। एक फर्नीचर का पार्क है, एक एपरल का पार्क है, एक इलेक्ट्रॉनिक का पार्क है, एक स्पेशलिस्ट पार्क है। तो ये 4 पार्क बनाए गए, 2 पार्क आपके राजनांदगांव में, 2 पार्क आपके नवा रायपुर में। इसको याद रखना, क्वेश्चन में आएगा किसी ना किसी पर्टिकुलर व्यापम के एग्जाम, सीजीपीएससी एग्जाम, कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज तेंदु लीव कलेक्शन इन चंद्रपादुका स्कीम इन छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में 10 अप्रैल से लेके 10 जून का जो टाइम होता है, इस पर्टिकुलर में तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता क्या होता है? बीड़ी बनती है जिससे, बीड़ी, वो तेंदुपत्ता होता है, ठीक है। इससे और क्या पत्तल अत्तल बनते हैं, तेंदुपत्ता। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा वाले इलाके में तेंदुपत्ता का काफी अच्छा कलेक्शन होता है। यहाँ के बहुत सारे 13 से 14 लाख फैमिलीज रजिस्टर हैं। और ये 13 से 14 लाख जो फैमिलीज हैं, ये बहुत डायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर करती हैं? तेंदुपत्ता के ऊपर निर्भर करती हैं। तो यहाँ पे 12,40,000 फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं। आपको पता होना चाहिए क्या मैं अब जो बता रहा हूँ क्वेश्चन में आया हुआ है, फिर आ सकता है। कलेक्शन टारगेट क्या है ये याद रख लो, 16 लाख स्टैंडर्ड बैग। एक बोरा स्टैंडर्ड बैग मतलब 16 लाख बोरे, 16 लाख बोरे का क्या है हमारा टारगेट है। एक बोरे के अंदर कितना पत्ता रहता है ये भी क्वेश्चन आता है। 50,000 पत्ते, तेंदु पत्ते रहते हैं एक बोरे के अंदर। और इस 50,000 के लिए सरकार कितने रुपया में लेती है? तो 5500 रुपया, 5,500 रुपया देती है सरकार इसको। एक बोरा आप 50,000 तेंदु पत्ता को इकट्ठा करोगे जंगल से और आप जाके सरकार को दोगे तो 5500 रुपया आपको सरकार देगी। एमएसपी होता है ना, वैसे ही है तेंदु पत्ता, ठीक है। तो अभी प्रोक्योरमेंट चल रहा है, इसलिए न्यूज में था। 2005 में ये आपका चंद्र पादुका स्कीम थी, जिसके तहत क्या होता है, जब आप क्या जाते हैं फॉरेस्ट में जाते हैं लोग, तो वहाँ फॉरेस्ट में क्या कांटे होते हैं, जमीन में सांप बिच्छू वो सब होते हैं, तो इनको चप्पल देने का, जो स्लीपर्स होते हैं वो देने का स्कीम था। तो हर साल इसको दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो मैंने बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज जस्टिस दिनेश महेश्वरी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये जस्टिस दिनेश महेश्वरी हैं कौन? तो ये, और लॉ कमीशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो लॉ कमीशन क्या होता है। तो लॉ कमीशन, पहला क्वेश्चन बनता है किस टाइप की बॉडी होती है, क्या क्वेश्चन बनता है, किस टाइप की ये बॉडी होती है? तो लॉ कमीशन इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि लॉ कमीशन बनाना जरूरत है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी अगर मैं बोल रहा हूँ, इसको लिख लो, मटेरियल में नहीं लिखा है शायद, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब कि जो हमारे सीओएम होता है, जो हमारा कैबिनेट होता है, वो एक रिजोल्यूशन पास करता है और ये सीधा बन जाता है, ठीक है। कोई इसके लिए पार्लियामेंट में या लॉ पास करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए। लॉ कमीशन पहली बार 1955 में स्टैब्लिश किया गया था, आजादी के बाद।
और पहला लॉ कमीशन इंडिया का 1833 में पास किया। ये मैंने अच्छे से पढ़ाया भी है, जो हमारा इंडिया जीएस का कोर्स है उसमें इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत डेप्थ में हमने देखा है। तो ये 1833 के टाइम लॉर्ड मैकॉले को पहला क्या बनाया जाता है, लॉ कमीशन का हेड बनाया जाता है। और यही 1833 में वो आईपीसी और सीआरपीसी लिखते हैं। ठीक है, सीआरपीसी का गठन करते हैं, जो अब बीएनएस हो गया है। क्या हो गया है, भारत न्याय संहिता। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन कहीं पूछता है तो लॉर्ड मैकॉले के टाइम बना, इंडिया में आजादी के बाद 1955 में बना। लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। पर्पस क्या है, तो पर्पस इसका एडवाइजरी पर्पस है। जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उसको एडवाइस करने का काम है इनका। ठीक है, कोई भी लॉ, इनको लगता है कोई लॉ इंडिया में अगर बनाया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं, वो गलत तो नहीं है, अगर उसके प्रोविजंस गलत हैं तो वो बताता है। इनको लगता है लॉ कमीशन के मेंबर को कि कोई नया लॉ लाना चाहिए, लॉ लाना चाहिए, तो उसके बारे में रिकमेंडेशन देता है। रिसर्च करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं बाहर दुनिया के जो दूसरे दूसरे कंट्रीज हैं उनके लॉ का, क्योंकि हमारे देश में भी लाया जा सकता है। इसके उन लॉज को हमारे यहाँ कैसे लाया जा सकता है, तो एक इसके फुल टाइम मेंबर होते हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी, 4 मेंबर, एक फुल टाइम मेंबर, एक मेंबर सेक्रेटरी और 4 मेंबर होते हैं इसमें टोटल, और 5 पार्ट टाइम। तो ये जो है 6 लोग फुल टाइम है मान के चलो, ये 5 जो है वो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज छत्तीसगढ़ शाइन्स इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। अब देखो क्या हुआ, ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हर साल आती है। ये 2025 में 9th पोजीशन में रहे हम लोग। लास्ट ईयर 9th बाइलिनियल 2 साल 3 साल में आती है, तो ये 9th पोजीशन में हम लोग 2022 में थे, 6th पोजीशन में इस साल है। अगर क्वेश्चन आएगा, सॉरी ये हर साल आती है, ये 19 जो 2022 है उसमें 9th पोजीशन में थे हम, और इस साल का जो 2025 का हमारा ये आया है रिपोर्ट जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, उसमें हम लोग 6th पोजीशन में है। क्वेश्चन आएगा तो ये टिक कर लेना, अच्छा हुआ है तो आ सकता है, 6वें नंबर पे हैं हम लोग। छत्तीसगढ़, इसके बाद पुलिसिंग, जो पुलिस होती है ना, पुलिस पुलिस जो खड़े रहते हैं हमारे चेकिंग में, वो पुलिस जो है छत्तीसगढ़ रैंक 4th इन द कंट्रीज पुलिसिंग। मतलब हमारी पुलिस जो है बहुत ही जबरदस्त है। 28 कंट्री स्टेट है हमारे यहाँ, उसमें 4th नंबर में हमारी पुलिसिंग को रखा गया है। दे आर वेरी गुड इन रोकिंग द कॉइन, जो आपके क्राइम्स होते हैं उनको, ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये सब और देख लेना कितने फीमेल पार्टिसिपेशन है। आई हैव जस्ट गिवन कि मेंस में काम आ जाएगा ये सब। ठीक है, कहीं पुलिस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया कि 21% जो कांस्टेबल पोजीशन है और 27.8% अभी वेकेंट है, तब भी हम 4th नंबर पे हैं, इन दोनों को भर देंगे तो हम 1st नंबर पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो देखो पोस्ट खाली है तो यार प्रेशर एक आदमी का, जैसे 28% पोस्ट खाली है मैं बोल रहा हूँ, मतलब 100 लोगों का काम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 72 लोग अभी काम कर रहे हैं। मतलब इन 72 लोगों को किसी ना किसी को एक्स्ट्रा किसी 28 लोगों का काम करना पड़ रहा है, तो वो अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा होना चाहिए कि जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद छत्तीसगढ़ हैज इंप्रूव्ड इट्स पोजीशन इन लीगल एड। हमारा जो लीगल एड है, हमारा जस्टिस प्रोसेस है, उसमें भी हमने इंप्रूवमेंट किया है। 11th थे हम 2022 में, 7th प्लेस में आ गए अभी 2025 में। तो ये भी याद रखना, लीगल एड में 7th हो गए, आपका पुलिसिंग में 4th हो गए, और आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से हम 6th हो गए। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल रैंकिंग अलग हो गया, ओवरऑल ये ओवरऑल रैंकिंग है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज जेल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अंतर नहीं है, 13 के 13 में ही हम लोग रह गए। और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो 68 टोटल इंडिकेटर है, उसमें 41 इंडिकेटर्स में हमने ग्रोथ हासिल की। तो अगर क्वेश्चन आता है कितने इंडिकेटर है टोटल, 68, और उसमें 41 में हमने ग्रोथ हासिल की है। ठीक है, पुलिसिंग, लीगल एड, जस्टिस डिलीवरी, इन सब चीज़ों का अलग अलग रहता है इसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है, इंडिया बिकेम्स द 4th कंट्री विद स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी सक्सेसफुली टेस्ट लेजर वेपन सिस्टम। तो एक्चुअली ये क्या है, शॉर्ट में समझ लो, इंडिया अभी एक ऐसा वेपन बनाया है जिसमें लेजर लगा हुआ है। अगर कोई ड्रोन है, अगर कोई मिसाइल आ रहा है और 5 किलोमीटर के क्षेत्र में इसके आ जाता है, तो ये ऐसे लेजर को टारगेट करेगा और वहीं फोड़ देगा इसको। तो हम बहुत सेफ हो गए किससे, अब कहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करे। वैसे भी हमने देखा है अभी बहुत ही खराब एक इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, जो कायर हमारा मुल्क बाजू में रहता है हमारे, क्या है, पाकिस्तान, उन्होंने टेररिस्ट भेज के हमारे यहाँ 27 सिविलियंस को जान से मार दिया जो घूमने गए हुए थे पहलगाम में। आई डोंट नो व्हाट दिस पर्टिकुलर कंट्री, भिखारी कंट्री है, खुद के पास पैसा है नहीं खाने को और दूसरे कंट्री पे अटैक कर रहे हैं। ये जस्ट थिंक अबाउट इट, अपने पे खाना नहीं, घास खा के रह रहे हैं और अटैक करवा रहे हैं। तो
रिटेलिएशन शुड बी गुड। इसके आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी, और मैंने रखा है इसमें भी क्योंकि वो क्वेश्चन मेंस में आएगा कहीं ना कहीं, बिकॉज वो इंडस वाटर ट्रीटी और शिमला एग्रीमेंट अभी फिर से न्यूज में काफी सुनने को मिल रहा है हम लोग को। इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री विद स्पेस वॉरफेयर क्राफ्ट, ये आप समझ गए। तो ये देखिए फोर्थ कंट्री है, पहला क्वेश्चन बनता है कौन से नंबर का कंट्री, क्या है, 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यूएसए, चाइना और रशिया के बाद हम चौथे कंट्री। ये नाम को लिख के रखो, MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ऐसा पूछेगा, MK2A ड्यू, आप लोग बोलोगे माउंटेन ड्यू, तो माउंटेन ड्यू नहीं है ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, और यही है आपका यही है जो लेजर वाला मैं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा ये क्या है, बोल्ड वोल्ड नहीं होना है, माउंटेन ड्यू नहीं है, लेजर वेपन है जो क्या करता है, गिराता है ड्रोन्स को, हेलीकॉप्टर्स को 5 किलोमीटर के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। किसने डेवलप किया है इसको, तो ये डीआरडीओ ने हमारे डेवलप किया है इसको। और एक 300 किलोवाट वाला भी बन रहा है, ये कितने किलोवाट का हो गया हमारा, ये सिर्फ 30 किलोवाट का था, तब इतना माहौल बना दिए हैं। अब 20 किलोमीटर की टारगेट की तैयारी है, 300 किलोवाट वाला, जिसका नाम रखा गया सूर्या लेजर वेपन, अभी बन रहा है, वो जब आएगा बन जाएगा तो उसको न्यूज में हम भी पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये न्यूज आर्टिकल डायरेक्ट पूछेगा कि B.R. अम्बेडकर की जयंती इंडिया में 14 नवंबर को मनाई जाती है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है, और कौन सा देश है या सिटी है उसको डिक्लेयर किया, तो न्यूयॉर्क सिटी, याद रख लो बस इतना और कुछ नहीं। न्यूयॉर्क सिटी में भी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, B.R. अम्बेडकर जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी विथ रेस्पेक्ट टू आर कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं होते तो हमारा ये संविधान जो आज आपको दिखता है, जिसपे हम गर्व करते हैं, वो संविधान नहीं होता। He was the man behind the drafting, the chairman of the drafting committee, जो इनके डायलॉग्स थे, आप कभी मौका पड़े तो इनके डायलॉग्स देखिएगा, जब ये डिफेंड करते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट आए होते थे, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। ही वॉज अ वेरी वेल लिटरेट मैन, ठीक है। तो हमारे देश के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं रामदास अठवले जी, और ये काफ़ी अच्छा पोयम बोलते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो रामदास अठवले जी जो हैं वो गए थे न्यूयॉर्क, और वहीं उनके सामने डिक्लेयर किया सिटी के जो मेयर हैं एरिक एडम्स ने, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ, ये क्लियर होना मांगता है आपको, ठीक है। द नेक्स्ट इज 10th न्यूज आर्टिकल टुडे इज रिवाइज्ड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ MSME। तो इसमें क्या है, देखो MSME में 3 हिस्से होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। क्या होता है, MSME, ये होता है माइक्रो, ये होता है स्मॉल, और ये स्टैंड करता है मीडियम के लिए। अब ये क्या है, ये 3 अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज हैं। माइक्रो मतलब सबसे छोटी, स्मॉल उससे थोड़ा बड़ा, और मीडियम मतलब मीडियम इंडस्ट्री, मतलब तीनों में मीडियम सबसे बड़ा है, स्मॉल उसके बाद मिडिल में, और माइक्रो। तो पहले जो क्राइटेरिया थे उन सारे क्राइटेरिया को बढ़ा के अब थोड़े जो क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया है। उसका रीजन क्या होता है, देखिए जैसे आप माइक्रो इंडस्ट्रीज है ना, तो आपको ज्यादा रिबेट मिलता है, कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है, काफी सारी चीजें आपको फायदा। फिर जैसे स्मॉल रहते हैं तो थोड़े इससे कम, इसमें भी फायदा, इसमें भी फायदा। तो अभी क्या है, जो पहले माइक्रो इंडस्ट्रीज थे तो ऐसा होता था कि जो 1 करोड़ के ऊपर जिसका इन्वेस्टमेंट लिमिट हो जाए, या टर्नओवर आपका 5 करोड़, आपने कंपनी खोली और आप 5 करोड़ से ज्यादा क्या कमा लिए इस साल पे पैसा, तो आप क्या है माइक्रो नहीं कहलाएंगे। फिर मीडियम, तो आपके बहुत सारे क्या हो जाते थे, सब्सिडी कम हो जाते थे, तो आप लोग क्या होते थे नेक्स्ट ईयर फिर बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनमें टैक्सेस बढ़ जाते हैं, इनको सब्सिडी कम मिलती है। तो गवर्नमेंट ने बोला जो कंपनीज हैं उनको और एम्पेटस दिया जाए, थोड़ा और एक टाइम पीरियड दिया जाए, उसके लिए उनका टर्नओवर बढ़ा दिया गया है। तो क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट लिमिट अब 2.5 करोड़ तक के को माइक्रो जो इंडस्ट्रीज हैं उनको किया जा सकेगा, पहले 1 करोड़ था। एनुअल टर्नओवर अब 10 करोड़ कर दिया गया, पहले 5 करोड़ था। इसको देख लीजिएगा, 10 था 25 हो गया, 50 था 100 हो गया। बेसिक यही चेंजेस हैं जो मैंने बताया, रीजन मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये न्यूज आर्टिकल में भी आपको एक ही चीज याद रखना है कि पहली बार हमारे ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उसके अंदर एक ATM लगाया गया। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कौन सी ट्रेन में लगाया, तो याद रख लो पंचवटी ट्रेन, पंचवटी एक्सप्रेस, बस पंचवटी एक्सप्रेस में ATM लगाया। क्यों लगाया है, कि लोग वहां जाकर पैसे निकालेंगे पैसा नहीं पता भाई क्यों निकाल रहे हैं, मतलब पैसा वैसा ठीक है निकाल लेंगे। ये ट्रेन में भी पैसे की जरूरत पड़ जा रही है, इतनी ज्यादा जरूरत कि ट्रेन में भी ATM लगाया जा रहा है। तो इट इज गुड, इट इज अ गुड थिंग, बट ठीक है चलो अच्छा है, एक्सपेरिमेंटल है बैंकिंग फैसिलिटी को एकदम डीप तक ले जाने की। नेक्स्ट इज जस्टिस B.R. गवई, ये बहुत नाम इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में अगले 1 साल के लिए, क्योंकि ये अभी 1 साल नहीं, आने वाले 2-3 महीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2-4-6 महीने होंगे, ठीक है। ये जस्टिस B.R. गवई कौन है, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बनेंगे ये पूछेगा। तो ये 52nd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
बनने जा रहे हैं। हमारे अभी चीफ जस्टिस है NV रमन्ना, ये अभी क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। और इसके बाद 14 मई को ये क्या बनेंगे, ये 14 मई तक इनका कार्यकाल है। फिर 14 मई से जो हमारे नए CGI रहेंगे वो है BR गवई, और 23 नवंबर 2025 तक, मतलब 5 महीने का ही इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। 52nd नंबर के चीफ जस्टिस हैं, नाम है इनका BR गवई। नेक्स्ट इन लाइन टू NV रमन्ना, ठीक है। तो ये आपको एकदम जबरदस्त टाइप से याद कर लेना है। अभी ADIM का एग्जाम किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। Then the next news article is strongest evidence of life outside the solar system found। हमारा सोलार सिस्टम है जिसमें हमारे 8 ग्रह ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, बीच में एक सन है। वैसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे सोलार, लाखों सोलार सिस्टम है दुनिया में। तो एक कोई सोलार सिस्टम है, उसमें हमको क्या मिला है, हमको एकदम पुख्ता जानकारी मिल गई है हमारे सूत्रों से कि वहां पे क्या है, एक लाइफ है। अब ये सूत्र कैसे बताए, सूत्र है ना, ऐसे फोन तो नहीं कर पाएंगे कि फोन कर दिए भैया सूत्र बताओ क्या हो रहा है। यहाँ सूत्र हमारे बहुत बायोलॉजिकल होते हैं जब हम ऐसे टाइप से बात करते हैं, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट चीज, तो ऐसे समझना है ये सूत्र कैसे होते हैं। तो अब समझिए, ये एक कोई यहाँ पे क्या है, एक क्या है, यहाँ पे बनाता हूं मैं, ये एक प्लेनेट है, ठीक, ये एक प्लेनेट है। इस प्लेनेट का नाम है K2-18b, नाम भी खतरनाक, K2-18b, ठीक है। ये K2 माउंटेन से याद रख लो, K2-18b उसका नाम है। अब ये जो है, अगर जब यहाँ पे क्या होता है, पानी रहता है, और पानी में जब इंसान, जब जानवर वानवर रहते हैं या इकोसिस्टम डेवलप रहता है, तो एक अलग टाइप से गैसेस यहाँ पे बाहर निकलते हैं। अब गैसेस का नाम मत याद रखो, वो गैसेस उन्हीं प्लेनेट से निकल सकते हैं जिन प्लेनेट में एटमॉस्फेयर होता है या लाइफ होती है। जैसे भारत, हमारा जो धरती है, उससे ये टाइप के निकलते हैं गैसेस। तो वैसे ही गैसेस हमारे साइंटिस्ट ने K2-18b में देखा है, एविडेंस पता चला है। तो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय मराइन ऑर्गेनिजम्स, ये जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वही इसको बस निकाल सकते हैं। ये तो पुख्ती बात है, और ये पुख्ता बात हमने देख लिया अपने धरती में। अब हमने क्या देख लिया, K2-18b के ऊपर से भी ऐसी टाइप से निकल जा रहा है। तो हमने ये बोल दिया है अभी फिलहाल कि यहाँ पे है कुछ तो, मगर अब क्या होता है देखते हैं इसके बारे में, और डाटा वाटा होगा जब न्यूज में आएगा तो मैं फिर बता दूंगा। इंटरेस्ट जगह रहना चाहिए, हमारे जैसे और लोग हैं, कोई और CGPSC की तैयारी कर रहा है दूसरी कंट्री में, ये समझो आप अकेले नहीं हो, इस पूरे दुनिया में, यूनिवर्स में कोई और भी कर रहा है ऐसे, तो मोटिवेटेड रहना है। इंक्लूजन ऑफ गीता एंड नाट्य शास्त्र मैन्युस्क्रिप्ट इन यूनेस्को ग्लोबल मेमोरी रजिस्टर। देखो यूनेस्को क्या है, एक संस्था है, उसमें एक क्या है, ग्लोबल मेमोरी रजिस्टर। ये बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न एविडेंसेस हैं या रिटर्न चीजें हैं जो पूरे दुनिया में, मतलब कुछ ना कुछ एक वाटरशेड मूवमेंट क्रिएट किए, या ऐसी चीजें हैं जिसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीजों को, मतलब सदियों तक रहनी चाहिए ये चीजें, उनको इसमें डालता है क्या, आपका यूनेस्को। तो हमारे इंडिया के लिए इट इज अ वेरी प्राउडफुल मूवमेंट कि हमारा गीता और जो नाट्य शास्त्र है, जो भारत मुनि जो है, ये क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा, तो नाट्य शास्त्र इज रिटन बाय भारत मुनि, ठीक है। भरतनाट्यम भी नाट्य शास्त्र से ही बना है। तो ये यूनेस्को जो है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, उसमें इन दोनों को डाला गया है। तो ये देख लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता नाट्य शास्त्र हैज बीन एडेड टू मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 570 चीजें ऐसी हैं, जैसे एक भगवत गीता हो गया, सेकंड क्या हो गया आपका नाट्य शास्त्र, वैसी अलग अलग कंट्री से, दुनिया से 570 टोटल चीजें इसमें डाल के रखी गई हैं प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 15th वन इज छत्तीसगढ़ इंप्रूव्स रैंकिंग इन जस्टिस रिपोर्ट 2025। अब छत्तीसगढ़ जो है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, रिपीट हो गया, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट इज बुमराह एंड मंदाना नेम्ड विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये जो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्या है, एक अवार्ड है जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है क्रिकेटिंग यूनिवर्स का, ठीक है। तो क्रिकेट का सबसे टॉप अवार्ड है, जैसे क्या होता है फिल्म का ऑस्कर होता है, वैसे ये अवार्ड है मान लो आप। और हमारे यहाँ बुमराह, जो हमारे फास्ट बॉलर हैं बुमराह, बुम बुम बुमराह, और अ वेरी गुड बैट्समैन, एंड द अर्लियर शी वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम स्मृति मंदाना, इन दोनों को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है, ठीक है। ये पढ़ लेना, इन लोग की हिस्ट्री मैंने लिखवा दी है, आप लोग देख सकेंगे इसको, ठीक है। ये याद रखना, विजडन अवार्ड ऐसा पूछ देगा किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से, किसको मिला, मेल में बुमराह, फीमेल में मंदाना जी को। देन द नेक्स्ट इज द लास्ट न्यूज आर्टिकल है। देखिए अभी हमको देखने को मिला कश्मीर में पहलगाम घाटी है, पहलगाम घाटी में कश्मीर के कायरों ने, सॉरी कश्मीर के नहीं, पाकिस्तान के कायरों ने हमारे कश्मीर में क्या किया, अटैक कर दिया। और ये अटैक उन्होंने पहलगाम में किया, जिसमें 27 सिविलियन हमारे देश में
मारे जाते हैं। कश्मीरी पीपल हैव सपोर्टेड सो मच, आप देखेंगे कि उन्होंने कितना सेव किया। एक कश्मीरी बेचारा शहीद हो गया, गोली मारते मतलब गोली मार रहे थे तो उन्होंने बंदूक पकड़ लिया। दिस इज हाउ आर इंडियननेस इज स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंट्री। इसके साथ आपको समझ आएगा कि एक उसके बाद दो बातें बहुत आपको सुनने को मिली। जैसे ये अभी रिटेलिएशन का तो टाइम है, अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, वो भी न्यूज में रहेगा, अटैक होता है क्या। फिलहाल अभी जो हुआ है वो न्यूज में बहुत चल रहा है, द इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने क्या किया है, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलेटरली कैंसिल कर दिया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है पहले समझो। भारत में से 6 नदियां निकल के जाती हैं पाकिस्तान। एक है रवि, बियस, सतलज, इंडस, चेनब, झेलम। ठीक है, ये 6 नदियां हो गई। तो जो रवि, बीस और सतलज है, क्या क्या, रवि, बीस और सतलज, इनके पानी पे 100% कंट्रोल भारत का है। हम इसको यूज कर सकते हैं खाने के लिए, इरिगेशन के लिए, डैम बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, पानी रोक सकते हैं। वैसे ही 3 नदियां जो इंडस, चेनाब और झेलम हैं, ये दिए गए थे पाकिस्तान को। 1960 में ये ट्रीटी होती है, इंडस वाटर ट्रीटी। और इसकी मध्यस्थता मतलब इसको बीच में बैठ के मीडिएटर का काम किया था इसमें वर्ल्ड बैंक। एक एक चीज क्वेश्चन बन सकता है, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर का काम करता है। और ये ट्रीटी ऐसी होती है कि इंडस, चेनाब और झेलम में भारत कोई डैम नहीं बना सकता। भारत इसका पानी सिर्फ खाने पीने और एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता है। इसमें जो डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, वो सारी चीजें कौन करेंगे, आपके पाकिस्तान के लोग। मगर ये कायरों को हमको पानी रोकना ही पड़ेगा, तभी ये थोड़ा सुधर पाएंगे कि क्या होता है। एक एक बूंद की कीमत देखो थोड़ा, हम पानी भी दें और ये क्या कर रहे हैं, मारते जाए हमारे लोगों को। पहलगाम कर दिया, उरी कर दिया, मतलब चलिए जा रहा है हर 1.5-2 साल में। तो इट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड नेबरहुड। ठीक है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी था, मध्यस्थता बैंक, वर्ल्ड बैंक ने कराई। ये रिवर इंपॉर्टेंट है, आपके कौन कौन से रिवर किसको मिले हैं। तो वेस्टर्न रिवर जो चेनाब, इंडस, झेलम है, ये वेस्टर्न रिवर होते हैं। ये भी पूछ देगा कौन से, ईस्टर्न की वेस्टर्न। तो वेस्टर्न रिवर मिले हैं किसको, पाकिस्तान को। और ईस्टर्न रिवर मिले हैं इंडिया को, रवि, बीस, सतलज। ठीक है, ऐसे याद रख लो। आरबीएस इंडिया के पास है, और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे होता है, ये पाकिस्तान को मिला है। और आरबीएस एक बैंक है, आपको पता होगा, वो आरबीएस हमारे पास है। ठीक है, ऐसे याद रख लो, शॉर्ट फॉर्म में याद रहेगा। ठीक है, देन दिस इज ओवर। इसके बाद नेक्स्ट है शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट बहुत हल्ला हो रहा है। 1972 पाकिस्तान में रिटेलिएशन किया, क्या औकात है उनकी नहीं पता, बट रिटेलिएशन तो कर दिया है उन्होंने। उन्होंने बोला शिमला एग्रीमेंट को हम कैंसिल करते हैं। 1972 में हम जब हमारे देश में जो आयरन लेडी शेरनी हुआ करती थी, इंदिरा गांधी, उन्होंने 1971 में वही पाकिस्तान को, हमारे जो बांग्लादेश हमने बनाया, उसमें मुक्ति वाहिनी सेना थी, हमने उनको ट्रेन किया, हमने उनको अटैक करवाने का तरीका सिखाया। और उनके साथ मिलके, हमारे साथ मिलके, वहां के उस टाइम पे बांग्लादेश वॉज पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा और बांग्लादेश को लिबरेट कराया। इसके बाद 93,000 जो सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर किया, और वो हमारे पास एज अ वॉर ऑफ प्रिजनर थे। बट हमारा एक बहुत बड़ा दिल है, हमने सबको छोड़ दिया। और बांग्लादेश की आज़ादी में इंदिरा गांधी एंड हमारे देश का बहुत बड़ा हाथ था। और इसके बाद एक एग्रीमेंट होता है, शिमला एग्रीमेंट। ये शिमला में होता है, इसलिए इसका नाम शिमला एग्रीमेंट। ये कब होता है, इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 के बाद। बांग्लादेश बन गया, खिरकिरी हो चुकी है पाकिस्तान की। प्राइम मिनिस्टर होते हैं जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है शिमला में। इसमें क्या बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी इस क्या हुआ, जब वॉर चलता है तो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन होते हैं कंट्रीज के, उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो बोला गया रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, वापस से चालू किया जाए, बात करते हैं हम लोग, तभी तो हम आगे सॉल्यूशन के ऊपर खोज पाएंगे। रिजोल्यूशन में अब धड़ धड़ गोलियां नहीं चलेंगी। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होंगे हमारे, वो पीसफुल तरीके से होंगे, हम बातचीत करके करेंगे। मगर ये अपनी गीदड़ भपकी दिखाते रहते हैं, हर तीसरे दिन सीज फायर करते ही करते हैं, हमारा सीज फायर का उल्लंघन कर ही देते हैं पाकिस्तानी। इसके बाद जो प्रिजनर होते हैं उसको एक्सचेंज, मतलब जो वॉर होता है तो क्या है, प्रिजनर जैसे पकड़ लिए जाते हैं, उनको कोई सजा वजा नहीं दी जाएगी, प्रिजनर ऑफ वॉर को एक्सचेंज कर लेंगे हम, ये बोला गया। नो यूज ऑफ फोर्स, ठीक है, ये तो बात कर ली हमने। नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन की, वापस से कल्चरल एक्सचेंज, कम्युनिकेशन चलता रहेगा, बनता रहेगा। तो इट वॉज अ पीस एग्रीमेंट, और हमेशा इसका डायलॉग चलता रहता है बाइलेटरलिज्म की तरफ से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इन्होंने कैंसिल किया है, इन्होंने, पाकिस्तानियों ने। हमको वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, तुमको करना है जो कर लो। हमने इंडस वाटर को कैंसिल किया है, आएंगे तुमको तुमको पानी भी नीचे से रोक देंगे हम लोग कुछ दिन बाद, और तुमको घुटने पे तो लाएंगे इस टाइम। चलिए, हम लोग अभी कॉन्टेक्स्ट हमारा एजुकेशन है तो हम उसी पे रहते हैं। तो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
इन करंट अफेयर को पढ़ते रहिए, इस मटेरियल को डाउनलोड करिए नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा लिंक उस एप्लीकेशन का। मत लेट करो, पढ़ते रहो, बहुत अच्छा टाइम है, 1 साल में डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे। ये सब्जेक्ट मत बनाओ इसको, ठीक है, हम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस गाइस।